हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास तक हमने ये स्टडी किया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए हमें परपेंडिकुलर को किस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो चीजें आप लोगों को मैंने सही तरह से समझा दी थी। आज फिर से मैं एक बार उसे रिपीट कर दूंगा जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक के और फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो आज हम 6 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन जितने भी हमारे वो कवर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस वाले ट्रायंगल में हमें राइट एंगल ट्रायंगल ये PQR दिया हुआ है और ये PQ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड PR गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है tan P, सबसे पहले हम tan की बात करते हैं। मैंने बताया था कि पहले एंगल पे नहीं जाते, पहले आप ये देखिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं tan का फॉर्मूला देखूं तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हमें क्या लेना है, बेस लेना है। तो tan अब किस एंगल के लिए है, तो पर्टिकुलर एंगल हमारा क्या है, P। तो इस P वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब का काम कौन सी साइड करेगी, ये QR करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैं को लगा के कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे tan P माइनस cot R को अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो tan P, अगर मैं tan P को देखूं तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, और एंगल P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का वर्क कौन करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एंगल क्या है, एंगल है हमारा P। तो P के लिए परपेंडिकुलर है हमारा QR, तो QR। ठीक है गाइज, और बेस हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री समकोण है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम करेगा। तो ये हाइपोटेनस इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है, तो ये जो रेस्ट ऑफ द साइड बची है हमारी किसका काम करेगी, ये हमारा काम करेगा बेस का। तो हमने बेस को क्या लिया, PQ लिया। ठीक है, अच्छा, अब माइनस, तो माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का tan का अपोजिट होता है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल चेंज है। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए किसके लिए, एंगल R के लिए, इस एंगल R के लिए परपेंडिकुलर अब कौन सा करेगा, ये। मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, जिस पर्टिकुलर एंगल की बात की जाती है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर यानी लंब का काम करती है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस का काम करता है यानी कर्ण का काम करता है, और जो साइड हमारी बच जा रही है रिमेनिंग साइड जो है वो हमारी बेस यानी आधार का काम करेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एंगल R के लिए परपेंडिकुलर हमारा PQ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सॉरी कॉट के लिए इस पर्टिकुलर इस एंगल R के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये कर रहा है काम और बेस हमारा ये। लेकिन कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले हम किसको लिखेंगे, बेस को। तो इस एंगल R के लिए परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा हमारा, QR। तो हमने क्या लिखा, QR, और परपेंडिकुलर का काम कौन सा कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है PQ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं तीसरे साइड को निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ दोनों सेम है, तो मुझे इस QR की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इसे निकालूं। अगर आप निकालना चाहते थे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड्स गिवन है और तीसरी साइड को आपको फाइंड आउट करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस साइड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा इसका आंसर आ गया कितना, 0। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है sin A गिवन है, sin A इक्वल टू 3/4, और हमें फाइंड आउट करना है cos A और tan A, यानी हमें cos A का मान और tan A का मान ज्ञात करना है यानी बताना है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चन में इसमें हमें ट्रायंगल दिया होता है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रायंगल को बना लिया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए पर्टिकुलर एंगल क्या है, किस एंगल के लिए काम करवा रहा है, एंगल A के लिए। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर एंगल के लिए वर्क करवा रहा है आप उसे इस राइट एंगल, जहां भी आप राइट एंगल ले रहे हैं उसको छोड़कर आप कहीं पे ये 2 वर्टेक्स बचे यहां या यहां, आप कहीं पे भी A को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले डायग्राम मैंने A को यहां ले लिया, अब आपकी मर्जी, यहाँ पे कुछ भी लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे B और यहाँ C ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एक और डायग्राम बनाया इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने राइट एंगल कह दिया। अब
पर्टिकुलर एंगल क्या है ए। तो मैंने बताया है कि जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए यानी जिस निश्चित कोण के लिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा है, आप उसे समकोण पर ना लेके यानी राइट एंगल पे ना लेके अन्य दो वर्टेक्स जो हमारे रेस्ट जो 2 वर्टेक्स है उस पर कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स यानी शीर्ष पर। तो अब मैंने ए को जैसे मैंने यहाँ नीचे लिया था इस वाले में, अब मैं ए को कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ, और सी को यहाँ, और बी को मैंने यहाँ ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी। ठीक है, अब रख देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर का, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया 90 के सामने वाले कर्ण यानी हाइपोटेनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखिए साइन इस एंगल के सामने अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते ए के सामने ये परपेंडिकुलर यानी लंब का काम करेगा, तो ये 3 हो गया, और बेस ये हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब आपको पता है मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से इसकी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि 3 4 5, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड 3 4 है तो तीसरा क्या होगा, तीसरा अगर हम यहाँ देखें, सॉरी यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे 4 ले लिया है, यहाँ पे साइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन, एक बार मैं क्वेश्चन को ठीक है, ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 3 हो गया हमारा, और 4 ये हमारा 4 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है ना, तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे मिस्टेक की है, गलत लिया है क्वेश्चन को, है ना। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे ये 4 नहीं रहता, यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ। ठीक है, 3 अपॉन मैंने 5 ले लिया, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये हमारा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये कर्ण मैंने कितना ले लिया 5 ले लिया, कोई बात नहीं, हमने 3 और 5 साइड को ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐसे कर ले रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हमने कर्ण को कितना ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, मान लीजिए 3/5 है। ठीक है, तो 3 और 5 यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर का, ये हाइपोटेनस का, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 90 के सामने यानी लंब और कर्ण। अब ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया था 3 4 5 होता है, तो यहाँ पे 3 और 5 हमें गिवन है, तो एक तीसरी साइड क्या बचेगी, तो ट्रिपलेट मैंने बताया था कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड आपको दी हुई है तो आप देखिए ट्रिपलेट से तो मैच नहीं कर रही है, तो ये 3, तो ये क्या होगा 4 हो जाएगा। अगर आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तब भी ये कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, जैसे निकाल के देख लीजिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो मैं रफली यहाँ बता रहा हूँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये साइड मान लीजिए हमें गिवन नहीं थी, ये ए बी हमें गिवन नहीं था, तो ये ए बी स्क्वायर में करता 25 माइनस 9 में करता यहाँ पे ए बी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है 16 ए बी स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट में निकालता 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमने तीनों साइड को पता कर लिया, दो साइड हमें गिवन थी और तीसरी साइड को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कॉस देखते हैं, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस का काम कौन करेगा, ये करेगा, तो यानी 4 में डायरेक्ट कर रहा हूं 4, आप चाहे तो पहले ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, उतना तो आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूं, तो 4 और हाइपोटेनस ये, तो 4/5, ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। अब tan a कह रहे हैं, तो tan a, ठीक है, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस पर्टिकुलर एंगल a के लिए लंब क्या करेगा, ये 3 काम करेगा, और बेस का काम कौन करेगा 4। अब यहां से देखिए, यहां से अगर आप करेंगे तब भी यही आएगा, कॉस आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो बेस क्या बचा, ये बचा, तो यहाँ पे इसे अगर मैं 4 लिख दूं तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो एंगल के सामने ये लंब हो गया, देखिए 3 है, और आधार ये हाइपोटेनस, तो ये क्या बचा आधार यानी बेस बच गया 3/4। कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे करते हैं, या अगर आपको ये नहीं निकालना था तो आप देखिए कॉस का आपने निकाल लिया था, साइन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, और tan आपको निकालना था, तो tan आप ऐसे भी निकाल सकते थे। tan का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में लिखवाया था कि साइन ए अपॉन क्या कॉस ए। तो इस तरीके से भी देख लीजिए एक बार, साइन ए कितना गिवन है हमें 3/5, और कॉस ए हमने फाइंड आउट किया था कितना 4/5, ठीक है। अच्छा, इन चीजों में बहुत बच्चों को गलती कर देते हैं कि जब इसे सॉल्व करते हैं तो गलत कर देते हैं इसमें, तो 3/5 को ऐसे ही रहने दीजिए इस फ्रैक्शन को, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं और मल्टीप्लाई मिला के, तो 5/5
4। अब 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो देखिए कितना है 3/4 देखिए, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है 15 cot इक्वल टू 8 और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना नहीं बताना है। तो 15 cot इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं cot की वैल्यू निकालूंगा तो cot कितना आ जाएगा, cot आ जाएगा 8/15। अब उसी तरीके से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे आपने मान लीजिए 90 डिग्री कह दिया, तो मैंने बताया कि इस ए को या तो आप यहाँ ले सकते हैं या यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए वर्क करवाता है वो, जिस निश्चित कोण के लिए वो ज्ञात करवाता है, आप उसे समकोण को छोड़कर यानी राइट एंगल को छोड़कर कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है तो मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बोला था आपको बस साइन, कॉस और टेन को याद रखना। तो टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, ये हमारा बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक और ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट ही है। अगर ये 8 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो हमें ट्रिपलेट याद रखना, जैसे 3, 4, 5 हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब यहाँ पे ये एक और ट्रिपलेट आ गया। अगर 15 है, 8 है, तो ये जो हाइपोटेनस है वो कितना आएगा, 17 आएगा। देखिए स्क्वायर करिए, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। दोनों को ऐड करेंगे आप तो 549 628 289 इक्वल टू 289, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट को आप बिल्कुल याद रखिए, 3, 4, 5, 8, 15, 17 यहाँ पे हमने देखा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन है एंड सेक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। और इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, हमेशा जो भी पर्टिकुलर एंगल ले रहा है उसकी अपोजिट साइड किसका काम करती है, आपको बस परपेंडिकुलर पे फोकस करना नहीं लंब पे। तो ये किसका काम करेगा, हमारा परपेंडिकुलर का। तो ये हो गया हमारा लंब यानी ये, और कर्ण आपको पता है 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो सेक ए। सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो सेक ए आप जानते हैं, ठीक है। सेक ए कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कर्ण बटे आधार। अब ये कर्ण यहाँ पे सबसे बड़ी ये साइड है यानी हाइपोटेनस, तो ये, और बेस इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा, ये बचा, ठीक है। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस आप इन क्वेश्चनों में ये ध्यान रखिए कि आपको पर्टिकुलर एंगल पर वर्क करना है। किस पे वर्क करना है, पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर एंगल पे वर्क कर रहे हैं तो, और बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर एंगल के लिए मुझे परपेंडिकुलर क्या लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, आप लोग करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से उस क्वेश्चन के बारे में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए जैसे हमने इन दो क्वेश्चन में किया, हमारे पास साइन दिया होता है, यहाँ कॉट दिया था, हमने एक ट्रायंगल बनाया और सारी वैल्यू, जो भी वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा था हमने वो फाइंड आउट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, ये सेक है यानी क्या है, ये हो जाएगा हमारा कॉस का अपोजिट है। कॉस का अपोजिट यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल बना के एक तीसरी साइड को फाइंड आउट कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन आप बेसिकली देखिए, ये सेक दिया हुआ है। तो सेक अगर मुझे मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है, सेक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13/12। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो ऐसे ही पता चल गया, क्यों, इसका अपोजिट होता है ये, तो ये कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी हमें पता लगाने हैं, तो बाकी के लिए हमें सारे पता नहीं लगाने, बस एक ट्रायंगल बनाइए, जो तीसरी साइड बच गई है उसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए और साइन को फाइंड आउट कर लीजिए। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा क्या, कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक, उस बस साइन को फाइंड आउट कर लीजिए, कॉसेक निकालने के लिए साइन का अपोजिट कर दीजिए, और टेन को फाइंड आउट कर लीजिए और टेन का अपोजिट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो 6th क्वेश्चन को देखते हैं कि 6th क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। 6th क्वेश्चन में हमारा है कि दो एंगल हमें दे रखे हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए और एंगल बी हमारे न्यून कोण है। इस प्रकार है कि cos A इक्वल है cos B के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, इक्वल है, हमें ये दिखाना है। तो
हमें ये दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाना। अब यहां तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे, हमें क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके से उसको लेके चलना है लाइन बाय लाइन, कि हमारे कहीं मिस्टेक ना हो। अब दो एंगल को इक्वल तभी प्रूफ किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक सिंपल ये होता है कि किसी भी दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, और दो साइड को अगर आप इक्वल प्रूफ करते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हमारे हो जाएंगे। और वो साइड कहां से, मैंने साइड को क्यों बोला, क्योंकि यहां पर अगर ये दे रखा है तो कॉस में आता है ना साइड, क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं आता है, तो वहां पे बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ये साइड ही तो है। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर देखते हैं किस तरीके से करना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो किस में लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो एक इसके लिए और एक इसके लिए, है ना, दो एंगल्स हैं ये, तो हमें इस तरीके से ऐसे हमने बनाया। ठीक है, ये हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया यहाँ पे देखिए, मुझे इस तरीके से अपने लेटर्स को, इन अल्फाबेट्स को रखना है जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पे ए रखा, क्यों रखा अभी बताऊंगा मैं, ए बी और सी, और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यानी समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे मैंने इसे डी कह दिया, ठीक है। अब जो है हमें कॉस ए, इस वाले ये राइट एंगल है हमारे, देखिए यहाँ पे ए को लेने से क्या हुआ, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। हमें ऐसे जगह अल्फाबेट को सेट करना होता है इस तरीके से कि हमें क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहां से अगर देखूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस हाइपोटेनस, यहां से देखूं तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, ये हमने 90 डिग्री है हमारे ये दोनों, ठीक है, कॉस ए, तो कॉस ए, इस वाले ट्रायंगल से हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस ए, अगर मैं यहां से कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस वाले एंगल के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि इस वाले एंगल पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये होगा, तो ये ए डी, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में हम कॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, बीसी है, तो हमने क्या लिखा, बीसी लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों को एक दूसरे के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, यानी ए डी अपॉन ए सी को हमने इक्वल किया बी डी अपॉन बी सी के। अच्छा, हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने, एंगल ए और एंगल बी, तो इनके अपोजिट साइड इक्वल आने चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, या अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले साइड को इसके इक्वल दिखा दूं तो एंगल ए किसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा, एंगल बी के, ठीक है। तो मुझे इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने ए डी लिया, यहीं पे लिख देते हैं हम कॉमा लगा के, या इम्प्लाइज डेट करके ऐसे लिख देते हैं, ए डी और बी डी, इनको एक साथ ले लिया। और जिन चीजों को मुझे प्रूफ करना है, मुझे दिखाना है ए सी इक्वल है बी सी का, तभी मैं एंगल्स तक पहुंच पाऊंगा। तो ए सी को मैं इधर ले आया, तो ए सी अपॉन बी सी, हमने एक ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब जो है हमने ये निकाल लिया कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू है ए सी अपॉन बी सी के। ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। जब दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी, जैसे मान लीजिए दोनों 4 होंगी तो मैं यहाँ 4 ही तो लिखूंगा। अब मुझे तो नहीं पता, तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से मान ले रहा हूँ कि ये कोई वैल्यू होगी के, यानी कांस्टेंट वैल्यू कोई होगी, मैंने के मान लिया, ठीक है। ये लेट कर लिया मैंने कि ये कांस्टेंट कोई वैल्यू है के, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एडी को फाइंड आउट करूं तो एडी मुझे क्या मिलेगा, एडी मिल जाएगा मुझे, एडी अपॉन बी डी इक्वल के है और एसी अपॉन बीसी भी इक्वल है किसके, के। एडी को अगर फाइंड आउट करूंगा तो बीडी कहाँ जाएगा, के मल्टीप्लाई में, यानी के बी डी। और एसी को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो एसी हो जाएगा के बी सी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स में रिलेशन लाना है। क्यों रिलेशन लाना है, क्योंकि भाई मुझे एंगल तक पहुंचना है। अगर मुझे एंगल तक पहुंचना है तो दोनों साइडों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, और दोनों साइडों को इक्वल दिखाने के लिए मुझे दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन चाहिए। अब रिलेशन कैसे बने, ये साइड देख रहे हैं सीडी, ये सीडी दोनों में कॉमन का काम कर रही है, और आपको पता है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों में किस तरह से रिलेशन लाया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो हम सीडी जो है दोनों में कॉमन है, तो इस वाले ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सीडी को फाइंड आउट करेंगे, और इस वाले ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सीडी को फाइंड आउट करेंगे। और दोनों सेम है तो दोनों को एक दूसरे के क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। अच्छा, मेन हमारा मोटो है, हमें ये पता करना है कि ये कांस्टेंट आखिर है क्या,
इस k की वैल्यू क्या है। तो ये सारा प्रोसेस उसी लिए किया जा रहा है। तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ कि हमारा AD क्या आया है, AD आया है KBD। जो चीज हमारी रिलेशन जो हमने निकाला है उनको मैं साइड में लिख के रख दे रहा हूँ, और AC हमने निकाला है KBC। ठीक है, ये मैंने रख दिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इस वाले ट्रायंगल में मैंने जैसे बताया कि CD दोनों में कॉमन है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके CD को फाइंड आउट करिए। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ यूज करूं किसमें, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा ADC, कैसे भी आप नेमिंग कर सकते हैं ADC, और बाई शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम का यूज करता हूं। तो ये हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हाइपोटेनस AC बेस AD और ये परपेंडिकुलर यानी CD। किसी को भी आप परपेंडिकुलर या बेस कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप CD को फाइंड आउट कर लीजिए कि CD कितना है। CD यहां से अगर फाइंड आउट करेंगे तो AC स्क्वायर, ये है हमारा, AD इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। कोई भी प्लस वाली चीज दूसरी तरफ जाती है तो किस में चेंज हो जाती है, माइनस में। यहाँ पे बार बार छोटी छोटी चीजें याद रखिए, प्लस इक्वल के दूसरे साइड जाता है, माइनस में माइनस, प्लस में कन्वर्ट होता है, यानी ये इसमें होता है और ये इसमें होता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में, और डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, हमने CD फाइंड आउट कर लिया, ये इक्वेशन हमने कह दिया फर्स्ट। अब इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल BDC, BDC को लिया। यहां पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पे यूज करते हैं, ये हाइपोटेनस है हमारा, तो यानी BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस क्या है हमारा, CD स्क्वायर। यहां से भी हम CD स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर CD स्क्वायर की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूं यहां से, तो BC स्क्वायर और ये BD इधर चला गया, यानी माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे CD स्क्वायर हम निकाला था, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, लेफ्ट अगर साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल, यानी ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम ऐसे लिखेंगे बाई इक्वेशन, चलिए यहां पे देखते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन की, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी AC स्क्वायर, ठीक है, माइनस AD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। ठीक है ना, अब आगे हम प्रोसेस करेंगे किस तरीके से हमारा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे हमने जो वैल्यू को फाइंड आउट किया उस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी है, KBC, तो हमने यहाँ पे AC की वैल्यू को यहाँ रख, AC की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने निकाला था KBC को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो K स्क्वायर और BC स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा सभी का, तो K स्क्वायर BC स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद माइनस AD स्क्वायर, तो AD की वैल्यू भी हमें पता है, तो K स्क्वायर और BD स्क्वायर, और यहाँ पे तो ये है ही हमारा BC स्क्वायर, इसे एज इट इज लिखेंगे BD स्क्वायर। दोनों में K स्क्वायर कॉमन है, तो K स्क्वायर कॉमन आ गया, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए ये और ये सेम है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों को ये गलती कर देते हो कि काटने नहीं आता, किस तरह से काटा जाता है। ये भाई पूरा एक साथ है ना, कंप्लीट है, तो ये मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई वाले को नंबर को किसी को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो डिवाइड में, अगर मैं इसे उठा के इधर लाऊं तो डिवाइड में तो जाएगा नीचे, तो तब भी कैंसिल आउट, तो मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, K स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1 के, स्क्वायर उधर ले जाएंगे आप दूसरी तरफ तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी हमने उस कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट। अब अगर इस K की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूं तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, BC के, और अगर AC BC के इक्वल है यानी ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल A इसके इक्वल होगा एंगल B के। ठीक है, बाई थ्योरम हम कह देंगे, बाई थ्योरम यानी प्रमेय द्वारा कि अगर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी यानी विपरीत कोण भी हमारे बराबर होते हैं। तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं कि हमने इस क्वेश्चन में किस तरह से प्रोसेस को
आगे बढ़ाया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो एंगल एक्यूट हैं यानी न्यून कोण है और इस तरीके से है कि ये दोनों कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें बताना था कि एंगल ए को दिखाओ कि वो एंगल बी के बराबर है। अब यहाँ पर हमने कैसे ट्रायंगल बनाया था इस तरीके से, और हमें अगर दो एंगल इक्वल दिखाने हैं तो दो साइड इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तो हमने दो साइडों को इक्वल दिखाया। क्यों? अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल्स भी। ठीक है, तो हमने इसी चीज पे काम किया कि अपोजिट साइड अगर इक्वल होते तो अपोजिट एंगल्स भी। तो मैंने ऐसे इस तरीके से एक तरफ एंगल ए को लिया और एक तरफ एंगल बी को, जिससे इनके अपोजिट साइड को मैं इक्वल दिखा सकूं। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब चीजों को यूज किया जैसे जैसे क्वेश्चन में जैसे कॉस ए बोला गया तो यहाँ से मैंने इस ट्रायंगल से कॉस ए निकाल लिया, इस ट्रायंगल से मैंने कॉस बी निकाल लिया। उसने बोला था दोनों इक्वल है, हमने दोनों वैल्यू को एक दूसरे के क्या रख दिया था, इक्वल भी रख दिया था। उसके बाद हमने दोनों वैल्यू को इक्वल रखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमें इन दोनों साइडों को इक्वल दिखाना था, तो हमने क्या किया था कि AC और BC को एक तरफ कर लिया था और AD और BD को एक तरफ किया था। यानी कुछ इस तरीके से हमने किया था AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसको हमने किसके इक्वल मान लिया था, किसी कांस्टेंट वैल्यू का यानी K के इक्वल। ठीक है, अब जो है हमने इसके इक्वल इससे मान लिया K के इक्वल। अब हमें इसे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि आखिर इस K की वैल्यू है क्या। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल में रिलेशन लाना था, तो हमने देखा कि ये पार्ट जो CD है वो दोनों में कॉमन है, और दोनों को कैसे रिलेशन लाया जा सके यानी संबंध कैसे, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। यहाँ से भी CD आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से और यहाँ से भी, तो दोनों के लिए अलग अलग CD आएगा, लेकिन है तो एक ही चीज। तो दोनों को हमने CD निकाल के दोनों को एक दूसरे के क्या रख दिया था, इक्वल। वैल्यू को हमने पुट किया, कैंसिल आउट किया, K की वैल्यू कितनी है 1। अब K की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो AC किसके इक्वल आ गया, BC के। यानी अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल्स होंगे। तो चीजों को आप समझ के चलिए, छोटी छोटी चीजों को, एक छोटी सी चीज पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, तो इसीलिए आप छोटी छोटी, जैसे यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर दो अपोजिट साइड्स हैं और दोनों आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्लस को किस तरह से दूसरी तरफ ले जाया जाता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन में हमेशा एक नजर हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने पे होनी चाहिए और एक तरफ हमारा क्वेश्चन पे भी ध्यान होना चाहिए, दिमाग में हमारा क्वेश्चन सेट होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ दिया हुआ है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ यूज है। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा और स्टार्ट कर दिया और हमने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो उस चीज का जो गिवन दिया हुआ है उसका कुछ ना कुछ यूज होता है और उसके बिना उस क्वेश्चन को करना वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन का भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दे रखा है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई क्वेश्चन करिए तो पहले उसे ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। ठीक है, आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आगे हम और क्वेश्चन इसी तरह से अच्छी तरीके से करते रहेंगे। आप बस ध्यान से इन चीजों को पढ़िए क्योंकि बोर्ड में इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो होपफुल है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।